नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज बांग्लादेश में चुनाव है, मतदान हो चुका है और कल तक बांग्लादेश में नई सरकार का फैसला हो जाएगा। लेकिन ढाका की गलियों से लेकर चटगांव के चौराहे तक एक ही सवाल गूंज रहा है, और वो ये है कि बांग्लादेश की गद्दी किसे मिलेगी। बीएनपी के तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के शफीकुर रहमान के हाथ में हुकूमत आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश के हिंदुओं का है, जो पिछले 1.5 साल से लगातार नर्क भोग रहे हैं। इसलिए सवाल उठता है कि कल के बाद उनका भविष्य क्या होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को यह डर सता रहा है कि कहीं सत्ता जमात के हाथ में ना आ जाए। लेकिन क्या बांग्लादेश के हिंदू बीएनपी पर भरोसा कर सकते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बांग्लादेश के इन चुनावों पर भारत की भी नजर है, क्योंकि शेख हसीना के पतन के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से बिगड़ रहे थे। वहीं इन चुनावों को पाकिस्तान भी दूरबीन लगाकर देख रहा है, क्योंकि उसका यह मंसूबा है कि बांग्लादेश में उसकी पाली हुई पार्टी जमाते इस्लामी चुनाव जीत जाए। तो कुल मिलाकर अगले 12 घंटे पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए बहुत महत्व के हैं, और इसीलिए पूरा सच में हम बांग्लादेश के इन चुनावों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के लिए 13वें संसदीय चुनाव और उसके साथ ही जनमत संग्रह के लिए वोटिंग खत्म हो गई है, और फिलहाल मतों की गिनती जारी है। बांग्लादेश के 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर दोपहर 2 बजे तक करीब 48% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। मतलब मतदान का यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद यह पहला संसदीय चुनाव है, और इसलिए इस पर दुनिया भर की, खासकर दक्षिण एशियाई देशों की, भारत और पाकिस्तान की नजर है। वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई, और खुलना में एक मतदान केंद्र के बाहर जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक बीएनपी नेता की मौत भी हो गई। मुंशीगंज और गोपालगंज सदर इलाके में भी छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन इन घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण बताया जा रहा है अब तक। और बांग्लादेश के मतदाताओं ने नई सरकार के चुनने के साथ साथ जुलाई चार्टर से संबंधित जनमत संग्रह के लिए भी अपना वोट डाला है। अगर यह जनमत संग्रह पारित हो जाता है तो नई संसद कानूनी रूप से 84 सुधारों का एक सेट को लागू करने के लिए बाध्य होगी। इस साल पहली बार विदेश में रहने वाले बांग्लादेशियों ने भी पोस्टल बैलेट से वोट डाला। हालांकि इसमें देरी और छेड़छाड़ के बारे में कई चिंताएं जताई गई हैं। और बांग्लादेश के लिए यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये चुनाव बांग्लादेश की 2 प्रमुख राजनीतिक हस्तियों, आवामी लीग की शेख हसीना और बीएनपी की खालिदा जिया के बिना ये चुनाव हो रहे हैं। और माना जा रहा है कि इस बार मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के गठबंधनों के बीच है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। वहीं जातीय पार्टी के दोनों धड़े, लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और अमार बांग्लादेश पार्टियों ने भी इन चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि राजनीतिक उथल पुथल और अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली संभव है या फिर नहीं। पहले आप सुनिए वोट डालने के बाद बांग्लादेश के मतदाताओं ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे ओपिनियन पोल। 17 years that we haven't seen a free and fair election, so hopefully this time inshallah we will see some good candidates and people who will work for the country, work for the nation. We'll have a corruption free country inshallah, so let's hope for the best. On one hand I'm happy because this is the first time I'm voting, and on the second hand it's still the same people, right? We did not really get any new candidates for this constituency. নতুন যেগুলো সংস্কার করতে চায় সবই যেন হোক, নতুন যেসব সংস্কার করতে চায় সবই যেন হোক, সেগুলোই আমাদের প্রত্যাশা। কি আমাদের প্রত্যাশা? আমরা যেন সবাই ভালো থাকতে পারি, এই দেশে স্বাধীনভাবে চলতে পারি, এই যে আমাদের নিরাপত্তা যেন আমরা পাই, এইটুকুই আমাদের চাওয়া, তাই না? ভোটের দেশে থাকতে হলে নাগরিক হিসাবে তো দেওয়া লাগবে ভোট, বুঝছেন? জারি দিই নাগরিক হিসাবে ভোট তাকে দিতে হবে,
একজন পানিওয়ালা যোগ্য পাত্র দেখি তাতে কিন্তু इस बार बांग्लादेश में 51 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन मुख्य मुकाबला जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी के बीच ही माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी चुनाव जीतती है तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। बीएनपी अध्यक्ष और पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल स्कूल में स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। तारिक रहमान इस बार 2 सीटों ढाका 17 नंबर और बोगरा 6 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वो ढाका की सीट नंबर 15 संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बदले हालात में आवामी लीग की गैर मौजूदगी से बनी जगह जमात-ए-इस्लामी ने ले ली है। शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने ढाका के रहमतुल्लाह यूनिवर्सिटी कॉलेज के मतदान केंद्र पर वोट डाला। नाहिद इस्लाम ढाका की सीट नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे हैं और वह जमात-ए-इस्लामी के 11 दलों के गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी ढाका के गुलशन मॉडल कॉलेज में वोट डाला और वोट डालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये पूरे देश के लिए बहुत खुशी का दिन है और हम सब के लिए नया बांग्लादेश बनाने का मौका आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच होगा? आप भी सुनिए मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा। মহানন্দের দিন, মহানন্দের দিন। আজকে নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন। কাজে আমরা অতীতকে ফেলে, দুঃস্বপ্নকে ফেলে এখন নতুন স্বপ্ন চলে গেলাম। আজকেই সেই দিন, সারা জাতির জন্য আজকে মুক্তির দিন। সেটা আমরা উৎসব পালন করছি ঈদের মতো, মহা ঈদ। এটা মহা ঈদের মতো ফ্যান্টাস্টিক। উই হ্যাভ এ বিগ ফিউচার কামিং আপ। উই আর জাস্ট ক্রিয়েটিং নিউ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ 2.0। तो देखा आपने मोहम्मद यूनुस वोटिंग पूरी होने के बाद देश को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व पीएम शेख हसीना ने चुनाव को फर्जी और दिखावटी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। साथ ही यूनुस से इस्तीफा भी मांगा है। बांग्लादेश में शेख हसीना को पीएम पद से हटाए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ही अंतरिम सरकार चल रही है और चुनाव के बाद बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिलने की उम्मीद है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग के चुनाव से बाहर होने की वजह से पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बीएनपी और घोर कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। चुनाव पूर्व के सर्वेक्षणों की अगर हम बात करें तो इन सर्वेज में बीएनपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अभी तक तो। और बांग्लादेशी अखबार प्रथम ऑले ने EASG के ओपिनियन पोल के नतीजों को जारी किया है, जिसके नतीजे कहते हैं कि बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। वहीं शफीकुर रहमान के नेतृत्व वाली भारत विरोधी जमात-ए-इस्लामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस सर्वे के अनुसार बीएनपी के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव में 350 में से 208 सीटें जीत सकता है, यानी बीएनपी को साफ साफ स्पष्ट बहुमत मिल सकता है, सर्वे में अनुमान है। और सर्वे में जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन की 46 सीटें उसे मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो बीएनपी को करीब करीब जितने भी बांग्लादेश के लोगों ने वोट डाला है उनमें से 66% वोट बीएनपी को मिलता दिखाई दे रहा है सर्वे के मुताबिक, जबकि जमात-ए-इस्लामी को केवल और केवल 12% वोट मिलने का ही अनुमान है। लेकिन ये ओपिनियन पोल का रिजल्ट है, असली रिजल्ट अभी 12 घंटे बाद आएगा। और इस बीच बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने चुनावी नतीजे जल्द घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे मतदाता जल्दी जान सके कि उन्होंने जिसको वोट दिया है उसका क्या नतीजा रहा। उनका कहना है कि अगर नतीजे घोषित करने में देरी हुई तो लोगों में भ्रम फैल सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो नतीजे मान्य होंगे, लेकिन अगर वोट के दौरान गड़बड़ी या किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो ऐसे नतीजे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वोट डालने के बाद अपनी जीत को लेकर भरोसा जताते हुए रहमान ने ये कहा था कि अगर वो चुने जाते हैं तो देश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि इन चुनावों में बीएनपी और उसके नेता तारिक रहमान का पलड़ा भारी है, इसलिए भारत की नजर भी इन चुनावों पर है। इसकी वजह यह है कि बीएनपी के साथ भारत के रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे उतार चढ़ाव के रहे। बीएनपी को एक दौर में भारत का कट्टर विरोधी माना जाता था, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद इन रिश्तों में काफी हद तक सुधार हुआ है। पिछले साल दिसंबर में बीएनपी के नेता खालिदा जिया के निधन उनका हो गया था, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर शोक प्रकट करने के लिए बांग्लादेश गए, जहां उन्होंने उनके बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी।
पीएम मोदी ने भी खालिदा जिया के निधन पर एक बहुत ही भावुक शोक संदेश दिया था। वहीं बीएनपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बार भारत के साथ विवादित मुद्दों पर संवाद यानी बातचीत की बात कही गई है। पूरे घोषणा पत्र में कहीं भी भारत विरोधी बातें नहीं लिखी गई हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात जो है वो बीएनपी के अतीत की वजह से, उसके इतिहास की वजह से। 2001 से 2006 के बीच जब बीएनपी सत्ता में थी तो उसका भारत विरोधी रुख जग जाहिर था, सारी दुनिया ने इसे देखा था। इन 5 वर्षों को भारत बांग्लादेश संबंधों का सबसे खराब दौर कहा जा सकता है। 2001 के चुनाव में बीएनपी गठबंधन की जीत के तुरंत बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं शुरू हो गई थी। बीएनपी की सरकार में उस समय जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी दल भी शामिल थे, जिनकी नीति भारत विरोधी थी। बीएनपी की सरकार के दौरान बांग्लादेश में जेएमबी जैसे इस्लामिक आतंकी गुटों का प्रभाव भी बढ़ गया था। उस दौर में अल कायदा सहित कई अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमा ली थी। 2002 में कोलकाता के अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के तार भी उस वक्त बांग्लादेश से जुड़े हुए पाए गए थे। और बीएनपी की सरकार के दौर में बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्व के उग्रवादियों के लिए पनाहगाह बन गया था एक तरह से। उस दौर में भारत सरकार लगातार बांग्लादेश को उग्रवादी नेताओं की सूची, एक लिस्ट सौंपती रही, बार बार सौंपती रही, जो बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में उस वक्त रह रहे थे और वहां उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। लेकिन ढाका ने कभी कोई इन पर एक्शन नहीं लिया। और भारत ने फरवरी 2005 में ढाका सार्क शिखर सम्मेलन में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि बीएनपी सरकार के दौरान बांग्लादेश को भारत विरोधी आतंकवाद का जो शत्रुतापूर्ण नीति का सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा था। इतना ही नहीं, अप्रैल 2001 में भारत और बांग्लादेश के सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई थी, जिसमें बीएसएफ के 16 जवान उनका बलिदान हुआ था। इसके अलावा बीएनपी सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे, अवैध घुसपैठ, सीमा विवाद को लेकर भी तनाव रहा। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, ये बीती हुई बातें हैं और अब तेजी से बीएनपी और भारत के संबंध सुधरे हैं। आइए सुनते हैं भारत और बीएनपी के रिश्तों के बारे में पूर्व राजनयिक सुरेंद्र कुमार का क्या कहना है। But we have to accept the reality. And we have BNP, you have a leader, Anwar, who has come, Rahman has come from outside. At least more educated, Western, liberal, perhaps more democratic people will feel more safer here. Other side, Jamaat Islami, which is a very orthodox party. It is supposed to have a lot of support from Pakistan, ISI, and believes in certain kind of things which are not necessarily more democratic. तो नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख नाहिद इस्लाम जो छात्र नेता थे, उन्होंने दावा किया है कि जमात एनसीपी समेत 11 दलों का गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुका है। और जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने भी दावा किया कि उनका गठबंधन सरकार बनाएगा। हालांकि शफीकुर रहमान ये भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो उनकी पार्टी नतीजे को स्वीकार कर लेगी। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा था कि ये चुनाव बांग्लादेश में नए अध्याय की एक शुरुआत है। For me, for Bangladesh. For you and for Bangladesh. Yes, it is a turning point, and we are waiting for that point. Inshallah, we people demand change, they desire change. We also desire the change. तो बांग्लादेश में आज ये भी फैसला होगा कि देश को माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में आज ये फैसला भी होगा कि देश कट्टरपंथ के रास्ते पर कदम बढ़ाएगा या लोग एक उदार देश बनाने के लिए वोट डालेंगे। इसलिए कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के लिए करो या मरो की स्थिति है इन चुनाव में। जमात पर कई साल तक, जी हां, कई साल तक बांग्लादेश में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत से मैदान में है। अंतरिम यूनिट सरकार में भी उसके कई प्यादे मौजूद हैं, इसलिए उसे अंतरिम सरकार का भी एक तरह से सहयोग हासिल है। इसके अलावा भारत से नफरत करने वाली जमात के सर पर पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जमात के हर बुरे काम में मदद करती है, उसको फाइनेंस तक करती है, ऐसे आरोप है। वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग जमात का एक वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन जमात का पूरा जो इतिहास है, जो पूरा इतिहास है, वो भयानक रूप से कलंकित है, जिसका पूरा सच आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जमात इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण का विरोध किया था। जमात नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद मुल्क बने। जमात का विचार यह था उस समय कि अगर अलग बांग्लादेश बनता है तो यह इस्लामिक एकता को नुकसान पहुंचाएगा। और जमात ने 1971 में इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तानी सेना का साथ दिया।
कैसे दिया? जमात ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कई हिंसक संगठनों की नींव रखी। जमात ने अल बद्र, अल शम्स और रजाकारों के हथियारबंद संगठन तैयार किए। जमात के सदस्यों ने उस वक्त 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कई नरसंहारों को अंजाम दिया, अपने ही लोगों का खून बहाया। जमात पर आरोप है कि उसने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या की जो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे थे। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जमात के कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं ने लाखों हिंदुओं की भी हत्या की। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1972 में जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन लगा दिया मुजीबुर रहमान ने। तब जमात के कई नेता, बड़े बड़े नेता उस समय जमात के जो थे, वो बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान ने उन्हें शरण दी। लेकिन 1978 में जमात इस्लामी पर से लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। उसके नेता जो पाकिस्तान में छुपे बैठे थे वापस बांग्लादेश में आ गए। 2001 से 2006 के बीच जमात ने बीएनपी के साथ गठबंधन सरकार चलाई, जिसमें उसके 2 मंत्री शामिल थे। लेकिन 2008 में शेख हसीना सत्ता में आ गई और इसी के साथ जमात के बुरे दिन तब शुरू हो गए। शेख हसीना की सरकार ने जमात के नेताओं पर 1971 के युद्ध अपराध में मुकदमे चलाए, कई मुकदमे चलाए। इन मुकदमों में जमात के कई नेताओं को फांसी की सजा दी गई और कई नेताओं को उम्र कैद की सजा भी दी गई। 2013 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, उसकी मान्यता रद्द कर दी और आखिरकार 12 साल बाद, पूरे 12 साल बाद 2025 में यूनुस की सरकार ने जमात पर से जो बैन था उस पर लगा हुआ था उसको हटा लिया और अब आलम यह है कि जमात लंबे अरसे बाद चुनावी मैदान में है और सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि जमात भारत को कट्टर दुश्मन मानती है जमात अपने आप को, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति भी उसकी नफरत किसी से छुपी नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इसके चीफ शफीकुर रहमान ने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की बात कही है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। There is no second class citizen. Sir, all there of is us. no second class Yes, citizen. all of us. Sir, No doubt, India is my nearest neighbor. It will be our priority. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी जमात के वादों पर वहां के हिंदुओं की क्या है राय। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो BNP और यहां तक की जमात भी चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का वादा कर रही है, लेकिन वहां के हिंदुओं को किसी वादे पर भरोसा नहीं है। आप भी सुनिए, ऐसा क्यों है। দল আছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে যখন নির্বাচন হয়ে যায় তখন আর সনাতন সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো খোঁজ খবর কেউই রাখে না, বা তারা এক কাইন্ড অফ বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে মূলা ঝুলিয়ে রাখা, সেরকম একটা তাদেরকে শুধু আশা এবং প্রত্যাশা দিয়েই রাখছে, কিন্তু কোনো ধরনের তারা ফল পাচ্ছে না। সো এই নির্বাচনে আপনি দেখেন, আমরা তো অতীতে দেখেছি ভোট দিতে যখন যায় তখন এক দল বলে যে ভোট দিতে যেও না, আবার আরেক দল বলে ভোট দিতে যাও। ভোট দিতে গেলে এক দল মারে, ভোট দিতে না গেলে আরেক দল মারে। তো এই কারণে আসলে এখন যারা ভোট দিতে যাবে তারা হচ্ছে মূলত চাপের মুখে যাচ্ছে, আসলে কেউ মন থেকে কেউ ভোট দিতে ভাবে যাচ্ছে না। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे नई सरकार से बांग्लादेश के युवाओं को क्या है उम्मीदें। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। Why अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं
रिश्ते बन रहे हैं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और 2022 के सरकारी अनुमान बताते हैं कि बांग्लादेश की लगभग 28% आबादी 15 से 29 साल की उम्र के बीच की है और इन जेन जी वोटर्स के लिए नौकरियां, बेहतर बुनियादी ढांचा और राजनीतिक आज़ादी उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। জামাতের আমির বললেন যে নারীদের ক্ষমতায়ন কখনোই সম্ভব না, এটি তাদের নীতিগত জায়গা থেকে তারা এটার বিরুদ্ধ পোষণ করছেন। তো সেখানে আমার মনে হয়েছে যেহেতু আমি জামাত চাই না এবং একজন ওয়ার্কিং ওম্যান হিসেবে কখনোই আমি তাদের যে নারী বিষয়ক নীতিমালা তারা বারবার করে বলতে চাচ্ছেন সেটার বিরুদ্ধে, তো অবশ্যই সেখানে আমার জন্য আরও সহজ হয়ে গেছে আমি কোন দলটিকে সমর্থন এখন করব। শিক্ষাক্ষেত্রে থাকার অবস্থা আমাদের যে কর্মসংস্থানের ব্যাপক অভাব রয়েছে, পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি তারা যেন হচ্ছে যে কর্মসংস্থানের যেই চাহিদাগুলো আছে সেগুলোর জন্য মিটানোর ক্ষেত্রে তারা ভূমিকা রাখে। আর বাংলাদেশের একটা হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে রেমিটেন্স। বিগত সরকার যতটুকু কাজ করেছে আমি আশা করি আমাদের আসন্নবর্তী সরকার এর থেকে ভালো কাজ করবে। আসলে এরকম যারা শুনি বা আমরা এরকম যারা গবেষণা করি অবশ্যই আমাদের জন্য হতাশাজনক, কিন্তু আমি চাই যেন পরবর্তী সরকার এমন শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন আমলে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসুক। অবশ্যই এই আমাদের যে বর্তমান সময় এটা হলো আধুনিক যুগ এবং তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যদি আমরা যদি শিক্ষা ব্যবস্থার আমরা যদি উপহার পাই বা আমরা যদি পাই, এই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা শুধু বাংলাদেশকেই উন্নত না বরং বিশ্ব দরবারে আমরা নিজেদের একটা অন্যরকম একটা পরিচয় দিতে পারবো। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।